प्यारे साथियों, नमस्ते। मैं राहुल सचवानी स्वागत करता हूं आपका आज के इस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर में, जिसको मैंने जानबूझकर बहुत ज़्यादा बाद में लिया है, क्योंकि यहाँ ना मैं केवल आपसे बात करूँगा, बहुत ज़्यादा बात करूँगा। अब तक तो मैं आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिखाता आया हूँ कि ये इसमें डाल देंगे, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, ऐसी सारी चीज़ें, विद्युत धारा या इन चीज़ों को कैसे हम प्रैक्टिकली समझें, अब तक अपन ने वो बातें की है। लेकिन ये जो चैप्टर है ना, मैंने जानबूझ करके इसको लास्ट के लिए रखा था, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो मुझे कभी समझ में नहीं आता था बचपन में। बस हाँ, टीचर बोलते थे कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, ये आ जाता है एग्जाम में, हम कर लेते थे, लिख देते थे, खत्म बात। लेकिन इसके पीछे क्या समझ है, क्या सूझबूझ है, वो पल्ले नहीं पड़ती थी यार। तो आज का जो लेक्चर है ना, पीछे लिखे हुए पे अभी मत ध्यान दो, पहले मेरी बात सुन लो। आज का जो अपन ये छोटा सा एक लेक्चर ले रहे हैं, इसमें हम केवल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, केवल ये समझेंगे कि हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, या जो वैज्ञानिकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं उन्होंने क्या सोच करके ये सारी चीजें लिखी होंगी जो हम हमारे इस पाठ में पढ़ने वाले हैं, क्यों वो सब कुछ उन्होंने ढूंढा होगा। तो सबसे पहले अपन शुरू कर रहे हैं कुछ खास प्रश्नों से। क्या प्रश्न है वो? सबसे पहला प्रश्न, ये दुनिया कैसे बनी है? अच्छा, इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करने से पहले भी मैं ना एक यहाँ पर शब्द लिख रहा हूं। ये इंग्लिश का एक शब्द है और हिंदी में इसको अपन कह सकते हैं तालमेल बैठाना, या यूं कह लो हाँ में हाँ करना। हाँ हाँ हाँ, ऐसे होता है, हाँ ये ठीक है, ये ठीक, ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। आप ऐसे कर रहे हो, हमको ऐसे करना है, अच्छा ठीक है, ऐसे कर लेंगे, सिंपल। हाँ में हाँ मिलाना। तो हमारा जो भारतीय संस्कृति है जिसमें अभी हम जी रहे हैं, संस्कृति मैं नहीं कहूँगा, अभी का जो दौर है जिसमें हम जी रहे हैं, ये जो एक ट्रेंड है, जो कल्चर है, ये कैसा है? कन्फर्मिंग है बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कोई दिनचर्या को फॉलो करते हैं, कोई एक बहुत ही कमाल के इंसान है, वो सुबह सुबह सूर्य देव को ऐसे प्रणाम करते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर किसी पेड़ में जाके पानी डालते हैं, हाथ जोड़ के कोई मंत्र वंत्र बोलते हैं। बहुत फेमस इंसान है, उनको देख करके 50 ने और चालू कर दिया, बोले यार ये बढ़िया ही एकदम, इनके जैसे हो जाएंगे फिर तो अपन, है ना। तो कन्फर्मिंग कल्चर है, और ये सबसे ज़्यादा हमें यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर धार्मिक हम लोग प्रवृत्तियों की बात करें, कोई मंदिर जा रहा है हम भी जा रहे हैं, कोई मस्जिद जा रहा है हम भी जा रहे हैं, हम बढ़िया, हाँ सब कर रहे हैं, अपन भी कर रहे हैं, कोई कहीं और जा रहा है, हम ना एक गड़बड़ कर रहे हैं, हम सवाल नहीं कर रहे, ठीक है, हम प्रश्न नहीं पूछ रहे, और ये सारी बात वहीं से आएगी, अभी देखना। तो अभी समझना, कल्चर कैसा है हमारा? कन्फर्मिंग है बहुत ज़्यादा इस दुनिया में, भारत का। हम हाँ में हाँ कर लेते हैं, हाँ हम जल्दी से किसी के भी टीम में आ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा है ना, तो एक गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है कि हम सोचते नहीं है ज़्यादा। अगर आप सोच रहे हो ना, तो आपके मन में सवाल आएंगे, और आप सवाल पूछोगे, और धीरे धीरे आपको उन सवालों का उत्तर भी जरूर से मिलेगा। लेकिन अगर आप हाँ में हाँ कर गए, तो फिर वो सवाल नहीं आएंगे, और ना ही फिर वैसे कभी आप उत्तर ढूंढ पाओगे। तो सबसे पहला एक प्रश्न क्या है कि ये दुनिया कैसे बनी? अब मेरे को पता है बचपन में ये सवाल सबके मन में आया होगा, अरे कहां से आ गए, और अपन कहां से आ गए होंगे, ये पृथ्वी कहां से आ गई, वो चीज कहां से आ गई, वो चीज कहां से आ गई। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अगर हमने किसी से सवाल पूछे भी तो कोई जवाब मिला नहीं, सवाल और खत्म हो गया। आई बात समझ में? तो अभी से एक बात आप वापस दिमाग में डाल दो, मैं कह रहा हूं ऐसा, आपको एक सजेशन समझ लो कि हमें सोचना चालू करना है वापस से। हमें हर बात में कंफर्म नहीं करना है, अच्छी बातों में करना है, अच्छी बातों में हाँ में लानी है, कुछ अच्छा है तो बिल्कुल, लेकिन हमें फिर भी सोचना है। अगर कोई सवाल आ रहा है तो उसको पूछना है जाकर के। जैसे अभी ये सवाल है, तो आप बोलोगे सर आप दे रहे हो क्या उत्तर इसका कि दुनिया कैसे बनी? तो देखो, दुनिया में बहुत सारे फिलोसोफर्स, बहुत सारे थिंकर्स जो हैं, बहुत बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, लगे पड़े हैं इसका उत्तर ढूंढने के लिए। जो धर्म के उपदेशक हैं बहुत सारे, या जो धर्म का प्रचार करने के लिए जो भी व्यक्ति हैं, वो भी दावा करते हैं इसका उत्तर जानने के लिए। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, एक हमारे सनातन धर्म में एक महापुराण है, या जिसको हम लोग भागवतम कहते हैं, श्रीमद् भागवतम। तो उसमें भी किसी एक स्कंद में, मतलब उसकी एक किसी किताब में, उसमें से बहुत सारी किताब है, तो उसमें किसी एक किताब में ये बता रखा है कि ये पूरी दुनिया कैसे बनी।
कैसे फिर पानी बना, फिर किसने बनाई, कि भाई भगवान विष्णु ने बनाई या और उनके साथ किसने बनाई, ब्रह्मा जी आए, लिखा हुआ है उसमें सब कुछ। फिर अगर मैं बात करूं जैसे बाइबल की, तो बाइबल में भी शुरू शुरू में, जैसे बाइबल जब शुरू होती है ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर ने इस प्रकृति को कैसे बनाया, या जो जीसस हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर ने प्रकृति को कैसे बनाया। पहले जो मनुष्य बनाया उनका नाम एडम है, या 15 दिन में जो है उन्होंने पूरी प्रकृति का निर्माण कर दिया। पहले दिन में ये बना दिया, दूसरे दिन में ये बना दिया, तीसरे दिन में ये बना दिया। एडम और ईव, एप्पल वाली वो सेब खाने वाली कहानी अगर आपने नहीं सुनी हो तो जरूर जाके सुनना, बड़ी दिलचस्प लगती है मुझे। उसके अलावा अगर हम बात करें कुरान शरीफ की, तो कुरान शरीफ में भी बताया गया है कि अल्लाह ने जो है इस दुनिया में 3 बनाए हैं, शैतान हैं और फरिश्ते हैं और हम लोग हैं, इंसान हैं। इंसान को मिट्टी से बनाया है, फरिश्तों को नूर से बनाया है, और जो शैतान हैं उनको उन्होंने आग से बनाया है। तो ऐसा वहां पर भी लिखा हुआ है। तो हम एक आइडिया हर जगह से कॉमन ले पा रहे हैं। आप इसको पकड़ने की बात करो, हर कोई ये बताना चाह रहा है या ये समझना चाह रहा है या ये समझाना चाह रहा है कि दुनिया कैसे बनी है, उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति है, या कोई भगवान है, या अल्लाह है, कोई ना कोई, मतलब है जो भी, वो एक है इसके पीछे, कि कुछ तो चला रहा है ना इस सबको, तो वो एक है, वो जो फोर्स है इसके पीछे। उसके अलावा अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें, तो वैज्ञानिक, आपने वो नाम सुना होगा बिग बैंग थ्योरी, कि इस दुनिया में बहुत, ब्रह्मांड में बहुत करोड़ों साल पहले बहुत बड़ा धमाका हुआ। अच्छा, फिर उस धमाके के बाद क्या हुआ, जो पूरे कण हैं इस पूरी प्रकृति में वो दूर दूर जाने लग गए, फिर धीरे धीरे कण मिलने लग गए, फिर धीरे धीरे तारे बनने लग गए, फिर तारों से फिर वो ग्रह टुकड़े टूट करके अलग होने लग गए। क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी क्या है, जो कोर है, आज भी 5000 सेल्सियस तक उसका, सॉरी केल्विन तक कहते हैं उसका तापमान है। तो कहते हैं कि भाई किसी तारे वारे में से ही कुछ अलग हुई है और अंदर से अभी भी बहुत गर्म है और धीरे धीरे जो है पृथ्वी ठंडी हो रही है, कहते हैं ऐसा। फिर ग्रह बन गए, फिर ग्रहों पर क्या हुआ कि ना वातावरण बना। ऐसे कक्षा 9वीं में राजस्थान बोर्ड की एक किताब चलती है विज्ञान की, उसमें ये थ्योरी भी दे रखी है। मिलर का एक्सपेरिमेंट भी है उसमें, एक मिलर करके एक वैज्ञानिक हुए हैं, कि उन्होंने साबित भी किया कि हाँ उस वक्त जो है ऐसा ऐसा तापमान रहा होगा, ये गैस रही होगी। फिर कैसे रहे होंगे, अकार्बनिक पदार्थ रहे होंगे, फिर उनसे धीरे धीरे जो है कार्बनिक पदार्थ बने या कार्बनिक परमाणु अणु बने, और वो अणु परमाणु जुड़ करके जो है पहला एक कोशिकीय जीव बनाए होंगे। फिर वो जो पहला एक कोशिकीय जीव है वो बहुकोशिकीय जीव बनाया होगा, और फिर धीरे धीरे करके हम लोग बने। तो इस पर फिल्में भी बनी हैं हॉलीवुड में, प्रोमेथियस करके शायद एक फिल्म है, और भी, कि इंसान आया कैसे। यहाँ ऐसे थ्योरी है कि कोई, ऐसे वैज्ञानिकों ने बोला है कि कोई है ना वो दूसरी दुनिया से आ रहा होगा या कोई ऐसे, फिर वो ना इंसान को छोड़ करके चले गए पृथ्वी पे, फिर इंसान जो है यहाँ पे होने लग गए बहुत ज़्यादा, और भी किसी जानवर वानवर को छोड़ करके चले गए होंगे कोई और। जैसे आप देख रहे हो ना कि सनातन धर्म में हमें किस बात का वर्णन मिल रहा है, कि देवी देवताओं के बारे में, कि देवी देवता आते थे, फिर कुछ करते थे यहाँ पे, फिर चले जाते थे। वो बोले इंसान को हो सकता है वो छोड़ करके गए हों, क्योंकि शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है। या और भी धर्मों में देखोगे तो कुछ ना कुछ, जैसे अगर हम बाइबल में भी, क्रिश्चियनिटी में भी देख रहे हैं, तो वहां पर भी उनके देवी देवताओं का जिक्र है। हम इधर बोलते हैं इंद्र हैं, उधर वो बोलते हैं एटलस हैं, या ये वाले देव हैं, या उनके भी हैं, जियूस हैं, ऐसे ऐसे करके अलग अलग। तो आप किसी भी धर्म से हो, मैं किसी भी धर्म को कोई है ना क्षति पहुंचाने के वो उसमें नहीं बोल रहा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि हमें समझ होनी चाहिए। हम रिसेप्टिव तो हो, हम खुले तो सही ज्ञान के लिए, तो हमें खुल के उसको समझना है। तो ये सारे सवाल हैं वहां पे भी, मतलब आप समझो इस बात को, हमारी संस्कृति या जो हमारा धर्म है और जो विज्ञान है वो अलग नहीं है। ये बस हमने पता नहीं कैसे उलझी हुई समझ एक पैदा कर ली कि नहीं नहीं, धर्म और विज्ञान को तो साथ में नहीं पढ़ सकते भाई। ऐसा नहीं है, दोनों को समझो आप और दोनों का मेल बैठाने की कोशिश करो। अब जैसे ये प्रश्न ना बहुत दुविधा वाला प्रश्न है, कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भगवान ने बनाया है सब कुछ, या अल्लाह ने बनाया है, या जीसस ने बनाया है, या किसी और ने। क्योंकि ये जो 3 धर्म है ये पूरे विश्व में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध धर्म है, या जो सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले धर्म है। तो मैं केवल इन 3 का जिक्र कर रहा हूं अभी। अब जैसे भगवान का कंसेप्ट आया, जैसे मान लो रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जो दुनिया में इटली में काफी बड़ा ऐसे चर्च है, वहां पे सत्ता हुआ करती थी। जब वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो वहां समझ में आता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था रोमन कैथोलिक चर्च का
उनके विचारों पर वहाँ के लोगों पे हर धर्म में होता है कि जो धर्म के विचार होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। फिर किसी व्यक्ति का विचार अगर उन विचारों के खिलाफ है तो गड़बड़ है। उदाहरण के लिए समझना, जैसे उस वक्त कहा जाता था कि जो पृथ्वी है ना वो इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरी दुनिया का जो है केंद्र है, सब कुछ पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। और इस मॉडल को कहा जाता था जियोसेंट्रिक मॉडल, कि पृथ्वी जो है वो सेंटर में है और सूरज भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, सब पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है और पृथ्वी सबसे बढ़कर है, वो ऐसा मानते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने एक वीडियो बना रखा है अगर आपको ध्यान हो तो, न्यूटन का वो जो नियम है ना गुरुत्वाकर्षण का, उसमें 400 सालों की मैंने मेहनत बता रखी है। जैसे उसमें मैंने न्यूटन के बारे में बता रखा है, टिको ब्राहे के बारे में बता रखा है, या कुछ एक और भी गणितज्ञ हैं या जो और वैज्ञानिक हुए उनके बारे में बताया मैंने। तो वो वीडियो आप जरूर से देखना, आपको समझ में आएगी। वो जो सूत्र हम एक पढ़ते हैं 9वीं कक्षा में, उसको 400 साल लगे बताने में, समझना इस बात को। तो उस वक्त क्या हुआ कि कुछ एक ऐसे लोग पैदा हुए, ये जो हैं वैज्ञानिक जिनको हम कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि नहीं यार, कंफर्म करते हैं ना, दिक्कत क्या है भाई, आप सही हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ढूंढ लेते हैं, वेरीफाई हो जाएगी वही चीज। तो उन्होंने जब ढूंढा तो उनको पता चला कि नहीं भाई, पृथ्वी जो है वो केंद्र नहीं है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है। ये तो केवल हमें लगता है कि सूरज जो है उगता है और फिर डूबता है दूसरी तरफ, नहीं, जबकि पृथ्वी घूम रही है। तो आप मानोगे नहीं, ऐसे जो विचारक थे ना, ऐसे जो, उनको पता नहीं कितने विचारकों को कैथोलिक चर्च ने जिंदा जलवा दिया, मार दिया उनको, पता नहीं कितने। चाइना में भी ऐसा हुआ, एक माओ करके कहते हैं, एक पूरी सीरीज है डिस्कवरी पे, उसमें मैंने देखा था, ठीक है, कि ये पूरा यूनिवर्स कैसे बना है। तो वहां पर भी ऐसा कि कुछ अच्छे अच्छे जो विचारक हैं, थिंकर्स हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें ला रहे हैं, उनको मार देते थे। क्यों? क्योंकि वो उस धर्म के, या वो जो उस धर्म में कुछ एक हठी लोग हैं, कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनके फायदे की बातें हो रही है, तो उनके फायदे के लिए नहीं होती थी वो बातें। लोग को होता था यार अभी ये धर्म मानना लोग बंद कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, अपन ऊपर रहने चाहिए, तो मार दिया, काट दिया, पीट दिया, कुछ भी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब जैसे आज स्टीवन हॉकिंग जैसा वैज्ञानिक कह के चला गया कि भाई ऐसे कोई भगवान की जरूरत है ही नहीं इस दुनिया को बनाने के लिए, आप क्यों फालतू पछड़े पड़ रहे हो भगवान के। लेकिन कोई भी धर्म हमारा ये मानने को तैयार नहीं होगा। दोनों बातें अपने अस्तित्व में है और हमें चुनाव भी करना की जरूरत नहीं है। वैसे देखा जाए तो हम चाहें तो अपना भी कुछ रास्ता या कुछ मत बना सकते हैं, कुछ अपनी थ्योरी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत बहुत ज्यादा जो है समझना पड़ेगा पहले चीजों को। तो दुनिया कैसे बनी? अब यही आप बोलोगे सर इस चैप्टर में कहाँ ये बात घुसा रहे हो आप। देखो समझो किसकी बात हो रही है यहाँ पर। दो साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एक तो है जॉन मेंडल और दूसरे हैं हमारे पास में चार्ल्स डार्विन। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों के मन में सेम सवाल है यार कि आए कैसे। अब जैसे दुनिया अगर कैसे बनी तो अगला क्वेश्चन क्या होता है, यार इंसान और बाकी जीव कैसे बने। चलो एक बार के लिए मान लिया मैंने कि पृथ्वी बन गई, लेकिन मेरे को अभी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा कि इंसान कैसे बना, बाकी गाय, कुत्ता, भैंस, बिल्ली, गधा, घोड़ा, चींटी, मकोड़ा, हाथी कैसे बने, अलग इतने सारे वैरायटी कैसे आई, नहीं समझ में आ रहा। पहला जीव कहां से आया, नहीं समझ में आ रहा। बाइबल में बोल दिया एडम है, इधर सनातन धर्म में बोल दिया मनु और शत्रुपा है, कुरान में बोल दिया आदम है। भाई कहां से, मतलब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ ठीक है आदम है मान लिया, एडम है मान लिया, या आप मनु शत्रुपा कह रहे हो, या जिसको श्रद्धा भी कहते हैं, मनु और श्रद्धा मान लिया, लेकिन बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे, बता दो ना, टेक्निक बता दो। भाई वैज्ञानिक के मन में क्या है, समझ रहे हो आप इस बात को कि ठीक है ना मान रहे हैं, लेकिन थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो, बस ये चीज कह रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन ये, यहां क्वेश्चन खड़ा हुआ तो यहां फंसे, और ये लोग भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? डार्विन और अपना चार्ल्स डार्विन और मेंडल। अब समझना मेंडल के बारे में जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो मेंडल क्या कर रहा है। मेंडल कह रहा है यार देखो समझो, मम्मी पापा से गुण कुछ मेरे अंदर है। जैसे मान लो मेरी मम्मी की बालों का जो रंग है थोड़ा ब्राउन है, तो मान लो वो मम्मी से वो चीज मेरे को मिली, ब्राउन मिला, तो मम्मी से और भी गुण मिले हैं मेरे को, और मम्मी को वो गुण किससे मिले, उनके मम्मी पापा से मिले, उनके मम्मी पापा को उनके मम्मी पापा से मिले, ऐसे से पीछे जा सकते हैं ना। तो मेंडल कह रहा है कि अगर हम गणित थोड़ी लगा करके ये समझ लें कि कौन सा गुण कितनी कितनी पीढ़ियों में कहां कहां बदल करके कैसे कैसे दूसरी पीढ़ी में पहुंच रहा है,
तो हम पीछे 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 जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। और जब हम पीछे पीछे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जीव जो है ना, धीरे 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 ये गुण इसमें आए कहां से, या ये जीव पहले कैसा दिखता था। तो हो सकता है ना हम कि जीव के विकास को समझ सके। जैसे आपने वो मेंटोस की ऐड देखी होगी, वो ऐसे होता है ना, वो बंदर चिंपांजी है, फिर पहले ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे करके ऊ करके एकदम वो पा वाला, फिर वो थोड़ा ऐसे सीधा हो गया, थोड़ा मुड़ गया, फिर ऐसे ऐसे चल रहा है, बाल है पूरे शरीर पे, फिर वो एकदम से दिखाते हैं कि क्या, कि वो आग लग गई और उसके सारे बाल जल गए और वो इंसान बन गया, दिखाते हैं ना। तो मेंडल कह रहा है कि अगर हम पीछे 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 जाएं तो क्या पता हमें ये देखने को मिल जाए कि मान लो जैसे कोई सा भी जीव है, हालांकि मेंडल ने जो उसके प्रयोग थे वो किस पर किए थे, मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे, लेकिन अगर वो चीज सच है तो वो सभी जीवों के लिए लागू हो जाएगी। तो बाकी जीवों में भी हमें समझ में आ जाएगा कि क्या सच में जो इंसान है पहले 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 जाके जब हम देख रहे हैं तो वो चिंपैंजी जैसा दिख रहा है क्या। भाई कैसे, वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन 22 साल के थे, क्या किए, दुनिया घूमने निकल गए, बोला एडवेंचर करेंगे, घूमेंगे एकदम बढ़िया एकदम। वो बैठे जहाज में, और उस वक्त तो जहाज ही थे समुद्र वाले, और इस देश जा रहे हैं उस देश जा रहे हैं, किताब लेके निकलते अपनी, अलग अलग चिड़ियाओं को देखेंगे, अलग अलग जानवरों को देखेंगे, पेड़ पौधों को देखेंगे, मजे, टेंशन नहीं। देखो गड़बड़ बस हमारे साथ क्या हो रही है, हम लोग ना, हमको चाहिए डिग्री, और वो डिग्री हमें चाहिए ताकि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी हमें इसलिए चाहिए ताकि हम अपना जीवन आराम से निकाल सकें, ऐसे 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 पैर वैर टिका करके बैठ जाए वहां पे और बोले कि बस अब लग गई नौकरी, अब आराम से सलमान खान की पिक्चर देखेंगे हर हफ्ते, बढ़िया एकदम जिंदगी कटेगी। समझ रहे, ये सोच गड़बड़ है। ये जो ज्ञान का नशा है ना, ये बहुत खतरनाक नशा है मेरे दोस्त। इसमें एक बार गोता लगा लिया ना अगर आपने, जो बातें मैं कर रहा हूं क्या उनमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हो ही नहीं सकता कि आपको ये नहीं जानना हो कि आप कहां से आए हो, खुद कहां से बने हो, इंसान कहां से बना है, बाकी जीव कहां से बने, दुनिया कैसे बनी है, भगवान कौन है भी कि नहीं है। हो ही नहीं सकता कि आप ये बातें नहीं जानना चाहते। बस बात इतनी सी है कि ना हम सोचते हैं, ना हमें इस तरह से पढ़ाया या समझाया जाता है कि हम भी ऐसे प्रश्नों को सोचें, और अगर इन प्रश्नों के उत्तर किन्होंने दिए हैं तो उनको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। क्लियर हो रही है मेरी बात आपको। तो चार्ल्स डार्विन घूमने निकल गए 22 साल की उम्र में। डार्विन क्या कर रहे हैं, डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी, या विकास का एक तरह से हम कह सकते हैं सिद्धांत, कि विकास कैसे हुआ, अलग अलग जो जातियां हैं जीवों की कैसे बन रही हैं। जैसे विकास की अगर मैं बात करूं, देखो मैंने यहां पर लिखा है कि 2 प्रश्न लिखे हैं। एक तो मैंने लिखा है विकास का मतलब क्या है, तो वो चार्ल्स डार्विन उस बात पे चर्चा कर रहे हैं। और दूसरा मैं कह रहा हूं यहाँ पे भिन्न भिन्न जो है जातियां कैसे बनी, समझना दोनों बातों को कैसे। विकास का मतलब ऐसे समझो कि आज से मान लो 2000 साल पहले या 1000 साल पहले जो हमारे वंशज थे, पुराने जो लोग थे, जिनको हम लोग एंसेस्टर्स कहते हैं ना, प्रेडिसेसर्स एंसेस्टर्स ऐसे, तो वो लड़ाइयाँ करने जाते थे, युद्ध लड़ने जाते थे, तलवारें बड़ी बड़ी लेकर गए। टीपू सुल्तान, क्या टीपू सुल्तान तो ये 200-250 साल पहले, लेकिन चलो मान लो ना और पीछे चले जाओ, वो उसके भी अकबर के भी काल से और पीछे चले जाओ, बाबर के पास चले जाओ, और पीछे जाओ, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जब थे, जाओ और पीछे जाओ, 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो युद्ध होते थे, घोड़ों पे बैठते थे, बड़ी बड़ी तलवारें लेके जाते थे, पूरे लोहे के कवच पहन करके जाते थे। तो आज भी हमारे शहर में एक संग्रहालय है, मैं वहाँ गया था काफ़ी साल पहले, तो संग्रहालय मतलब म्यूजियम है, तो उसमें वो जो सोल्जर्स है ना, उनके वो तलवार वगैरह पड़ी है, या वो आर्मर कवच वच पूरा का पूरा पड़ा है। तो वो पूरा का पूरा आप नोटिस करोगे कि बोला कि पूरे का वजन कितना होगा तलवार के साथ में, बोले 80 किलो। तो मैं कहा अगर मैं इसको पहन लूँ ना तो मैं चल लूँ, बड़ी बात है, लड़ना तो भूल जाओ। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो लोग थे वो हट्टे कट्टे थे, बड़े चौड़े चौड़े, ऐसे एकदम मोटी मोटी बेल्ट पहनते थे, ऐसे भाला उठाते थे, एकदम तोड़ दे दुश्मन की नली, बजरंग बली करके फोड़ देते थे, सब कुछ बड़े बड़े थे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा शरीर का जो संरचना है, जो शरीर की संरचना है वो बदल रही है, लेकिन उनका जो दिमाग है वो हो सकता है छोटा होता हो, वो दिमाग से इतना काम नहीं करते थे, वो लड़ना चलो मार काट करके आ जाएंगे। लेकिन आजकल हम लोग दिमाग ज्यादा चलाते हैं, शरीर को कम चलाते हैं। सही बात है,
तो हमारा दिमाग का आकार बढ़ता जा रहा है। तो आपने ये भी देखा होगा कि वो एलियन की फोटो बनाते हैं ना, कभी कोई मिल गया, तो उसका जो है खोपड़ा इतना बड़ा बनाते हैं और हाथ छोटे छोटे से बनाते हैं। अब आप समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि हम यही मान करके चल रहे हैं इतने सालों से कि जो एलियन है ना वो दूसरे ग्रहों से आ रहे हैं और वो हमसे ज्यादा होशियार है। एक पता नहीं मन में है, तो वो ज्यादा होशियार है तो दिमाग ज्यादा चलाते होंगे, शरीर कम चलाते होंगे, तो इसलिए ऐसे होते होंगे एलियंस। देखो, एक विचार है, इसके पीछे कोई बहुत गहरा कारण नहीं है। यही चीजें मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारे अंदर भी विकास आ रहा है, विकास हो रहे हैं, है ना, धीरे धीरे शरीर में विकास आ रहे हैं, या बाकी जीवों में विकास आ रहे हैं, नए तरह के पेड़ पौधे बन रहे हैं। तो मेंडल का तो क्या है, एक पिक्चर भी बनी हुई है मेंडल के ऊपर, नेट पे ढूंढो को मिल जाएगी, हॉलीवुड की। तो उसमें दिखाया है वो अपने वो जो सर्वेंट था, उसका जो नौकर था, उसको बोलता था कि ये वाला कबूतर उठाओ, ये वाला उठाओ, ये वाला उठाओ, इनको सबको मारो और इनके अंदर की मेरे को एक एक चीज चेक करनी है, मैं देखूंगा कि क्या इनमें फर्क है या क्या इनमें समानता है, किन किन जीवों में क्या क्या समानता है। तो मेंडल का इसका चार्ल्स डार्विन का इनका रास्ता क्या समझो, जैसे मान लो कुत्ता लिया और भेड़िया लिया, अब दोनों की जाति अलग है, लेकिन कह रहे हैं यार ये हैं तो दिखने में एक जैसे ना, खोलो इनको, खोल के देखते हैं क्या फर्क है दोनों में। फिर वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनके जो पूर्वज थे वो सेम थे क्या। आधी बात समझ में? बाद में ऐसा हो गया हो कि कुत्ते अलग हो गए हों और जो है भेड़िए अलग हो गए हों। ऐसे और भी प्रश्न हो सकते हैं। शेर और तेंदुए के साथ हम कुछ ऐसा देख सकते हैं। बोलते ना शेर की मासी होती है वो कौन, बिल्ली, बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया, पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया, ऐसी बातें बोलते हैं। खैर वो तो कहावतें हैं, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया है समझना, पीछे जाना वापस कि यार इंसान कहां से आया, भगवान है भी कि नहीं है, कौन है, बनाया किसने हमको, और एक जैसे दिखने वाले जीवों की भिन्न भिन्न जातियां कैसे बनी। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि कबूतर भी आप देखोगे तो वैरायटी के मिलते हैं, अलग अलग हर जीव की जाति मिल जाएगी आपको। कुत्तों की पता नहीं कितनी ब्रीड्स होती, स्पीशीज नहीं होती, ब्रीड्स होती हैं। और जैसे भेड़िया और उसका मैंने उदाहरण दिया। अब जैसे गाय और भैंस ही देख लो, अलग अलग जाति है, लेकिन कैसे बनी, प्रश्न है ये, आई कहां से यार। आ रही बात समझ में? और विकास का मतलब क्या है ये भी खैर हमें चैप्टर में समझना है, तो अभी तो मैं क्यों ही जाऊं इसमें। लेकिन हाँ, मैं आपको यहां शुरू के इस इंट्रोडक्शन में यही बात बस कहना चाह रहा हूं कि जो आप पढ़ रहे हो ना, ये आपकी समझ को विकसित करने के लिए है, ना कि आपको केवल अंक दिलाने के लिए। अंक तो लेने ही है, समझ में आ गया तो अंक क्यों नहीं कोई देगा, सब देंगे। आपको जानकर के बहुत हैरानी होगी कि टीचर्स जो सरकारी विद्यालयों में हैं और जो वहां पढ़ाते हैं पहले से, वो भी जब हमसे ऐसे बात करते हैं, ये वीडियोस देखते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, अच्छा ऐसे भी होता है क्या, अच्छा ये भी क्यों, क्योंकि हम सोच रहे हैं ना। अब सोचो ना, सोचने के लिए कोई टैक्स थोड़ी ले रहा है आपसे। बस बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है, किसी के पास नहीं होगा। लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत गहरी बात है। आपको 3 पॉइंट्स हैं, सही प्रश्न सही व्यक्ति से सही समय पर करना है। समझ में आ रही बात? जैसे कि आप अपने हिंदी के टीचर को जाकर के बोलो कि मैडम बताओ ये जो मेंडल है ना उसका नियम क्या था, मतलब नहीं निकलेगा। आ रही बात समझ में? साइंस वाले टीचर को आप जाकर के पूछ रहे हो कि सर वो मैथमेटिक्स में वो फॉर्मूला क्या है, आता हो नहीं आता अलग बात है ना। आप किसी पंडित से जाकर के आप थोड़ी पूछोगे कि वो मेंडल के जो वो नियम थे उसमें ये समस्या थी। आप पंडित से पूछो कि वेदों में क्या लिखा है, हमें समझाइए। आप विज्ञान के टीचर को बोलो कि विज्ञान का ये जो नियम है ये हमको समझाइए। आप हिंदी के टीचर को बोलो कि जो धर्म में ये जो श्लोक लिखा है संस्कृत में है जो भी, इसको हमें समझाइए। उर्दू के टीचर को बोलो कि कुरान में जो लिखा है हमको समझाइए। फिर आप अपनी मत भी तो लगाओ, आप भी तो अपना एफर्ट डालो उसको समझने के लिए। और अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो भविष्य में उम्मीद है कि आपको मिलेगा। आप बस डटे रहो ना, आप बदलो मत। तो चलिए, यहां तक तो मैंने आपको केवल इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है कि इस चैप्टर में हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये इसी तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा ये चैप्टर। तो अब मैं आज आपको कुछ एक बेसिक टर्म्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं जो आपसे अपेक्षित है, जिनका मतलब आपको आना चाहिए ये चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो अब अपन बढ़ रहे हैं अपनी मेन बात पर, जो हमें इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझनी है। तो पूरा ध्यान अपना इधर लेके आ जाना। ये कुछ एक टर्म्स लिखी है मैंने, इनको समझना बहुत जरूरी है, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द ही ले लिया अपन ने, पाठ का नाम जो है वही ले लिया।
तो ये क्या है, जेनेटिक्स बोलते हैं इसको। ये जीव विज्ञान की एक ब्रांच है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, शाखा जिसको कहते हैं अपन। तो इसमें हम लोग किस बारे में पढ़ते हैं, हम लोग आनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं या वंशागति के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है वो समझो। जैसे मेरी मम्मी के बाल, जैसे मैंने आपको बोला था सर के बाल जो है ब्राउन हैं, तो मेरे भी जैसे बालों का कलर है थोड़ा ब्राउन है, तो मेरे को उनसे ये गुण जो है मिला है। या जो हमारे कान होता है ना यहाँ से नीचे से, ये भी हमारे मम्मी पापा से मैच करता है, तो ये भी गुण हमें उनसे मिला है। तो वंशागति और आनुवांशिकता में हम यही देखते हैं कि एक जीव के जो अलग अलग लक्षण हैं वो दूसरे जीव में कैसे जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि अलग अलग जीवों में जो परिवर्तन आ रहे हैं ना, चेंज जो आ रहा है, बदलाव जो आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला 1000 साल पहले तो लोग लठ भाले तलवार लेकर के इतनी भारी भारी चल लेते थे, अपन तो उठा ले में बड़ी बात है। तो वो बदलाव आ रहा है। या बोल रहे हैं कि इंसान बंदर से बना है, अभी पता नहीं, लेकिन हाँ चलो मान लो अगर शायद ऐसा हुआ हो, तो बदलाव आया ना। तो ये बदलाव भी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इसी बायोलॉजी की ब्रांच में, शाखा में पढ़ते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा है हमारे पास में लक्षण, या इसको बोल रहे हैं ट्रेट। तो लक्षण समझना, जैसे इस मार्कर का यहाँ पर एक लक्षण है, या कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये लाल है, ये लाल लिखेगा यहाँ पे, इसका कलर लाल है, ये इसका एक लक्षण हो गया। लेकिन ये लक्षण इसको इसके मम्मी पापा से नहीं मिला है, समझना इस बात को। तो यहां पर हम इस पूरे पाठ में जिन लक्षणों की बात करेंगे, जिस ट्रेट की बात करेंगे, वो लक्षण मिला है मम्मी पापा से। आ रही है समझ में? जो भी पहले जो जीव है उसके रहने वाला, उसने एक जीव को दूसरे जीव को, मतलब अलग अलग पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को भेजा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेट। और अन्यथा जो शब्द है वो हम लोग इंग्लिश में काम में लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर। तो ये विशिष्ट लक्षण हैं, काफी सारे हम यहाँ पढ़ेंगे जिनके बारे में, जो कि किसी जीव को उसकी पहचान देते हैं। भाई अपन इतने सारे इंसान है पृथ्वी पे, आज भारत में 135 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन आप जब भारत भ्रमण करने जाते हो, घूमने जाते हो, तो कितने आपको आपके जैसे दिखाई देते हैं? एकदम से नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि आपके लक्षण अलग हैं, उनके लक्षण अलग हैं। तो ये एक विशिष्ट पहचान दे रहे हैं हर एक को। ये हैं हमारे ये सारे के सारे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, जिनको हम लोग बोल रहे हैं ट्रेट। तीसरा शब्द है हमारे पास में वंशागति, या इसको बोल रहे हैं हेरिडिटी। यहां भी लिखा है मैंने यहाँ पे इसको। तो ये क्या है, ध्यान से समझना। हेरिडिटी क्या है कि एक प्रक्रम, एक प्रोसेस, जैसे मैंने आपको हमेशा ही बताई ये बात, ये एक चीज है, इसको मैं छू सकता हूं, लेकिन मेरा सांस लेना, जो श्वसन है, सांस लेना छोड़ना, उसमें से ऊर्जा बनना, वो एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रम है, तो मैं उसको छू नहीं सकता। तो वैसे ही यहां पर क्या है, ये जो शब्द है वंशागति, ये क्या है, एक जैविक प्रक्रम है जो जीवों में हो रहा है, जिंदा में हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है इस प्रक्रम में कि लक्षण जो हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। हम ये देखते हैं कि कैसे गए, कैसे ये लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। यही हमें मटर के पौधों में जो मेंडल ने समझाया है वो पढ़ना है। तो मेंडल का जब हम प्रयोग पूरा समझ रहे होंगे तो हम वंशागति पढ़ रहे होंगे, और जब हम उसके बाद में चार्ल्स डार्विन की बात कर रहे होंगे, विकास जब समझेंगे हम लोग, वहां पे समझेंगे कि नई जाति कैसे बनती है, तो उस वक्त हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे, जीवों में आने वाले परिवर्तन की, जो कि किसमें आता है, अनुवंशिकी में। तो दोनों चीजें हैं वहां पर। फिर उसके बाद अगला शब्द है हमारे पास में जीन, या ये सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मान लो मैं हूं, यहाँ पे मैं हूं, मेरे अंदर कोशिकाएं हैं कितनी, 67.2 ट्रिलियन के लगभग। अब ये ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं तुम ढूंढते रहो। यहां देखो बाकी कि जीन जो मैंने यहां पर लिखा है, इंग्लिश में जीन है ना, तो वो ऐसे निकलता है जीन। तो जीन क्या, मेरे अंदर मान लो ये एक कोशिका है, मान लो बड़ी सी, मैं बड़ा करके बना रहा हूं इसको, मान लो एक जंतु कोशिका है मेरे अंदर, और इस कोशिका में अंदर हमारा केंद्रक है अंदर, और बाकी भी खूब सारी चीजें, अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे, जिनको हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ये जो केंद्रक है, इसमें हमारे पास में अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स वैसे कुछ ही कोशिकाओं में नहीं होते हैं, लेकिन अभी तो आप मान के चलो सब में होते हैं, अभी अपन उस पछड़े में नहीं पढ़ रहे। तो ये जो क्रोमोसोम है, या जिनको हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं, ये अलग अलग जीवों में अलग अलग संख्या में होते हैं। ये जोड़े के रूप में होते हैं। पहली बात तो थोड़ा ऐसे मुलायम भी बनाते हैं, मैं शार्प बना रहा हूँ एक्स की जगह, इस तरह से इनको बनाया जाता है, ठीक है। तो इंसानों में इनका नंबर फिक्स है, कुत्तों में इनका नंबर फिक्स होगा, जो हाथी है, जो घोड़ा है, जो गधा है, जो तितली है, जो बैल है, जो
जाते जाओ। इन सब में अलग अलग नंबर फिक्स होता है कि उस शरीर के या उस जीव में इतने ही गुणसूत्र होंगे। मैं क्या जीन समझा रहा हूं, अभी आ रहे हैं जीन पे आ रहे हैं, समझो यहां पहले। तो जैसे वैसे ही हमारे शरीर में गुणसूत्र हैं। आपको पता है क्या कितने होते हैं हमारे अंदर गुणसूत्र? फिक्स होता है नंबर। चलो ढूंढो, वैसे भी मैं आपको आगे तो बताऊंगा ही, लेकिन नहीं पता है तो ढूंढो। अब ये जो गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र में, ये गुणसूत्र बना हुआ किस चीज का है? तो इस गुणसूत्र को जब खोल करके देखते हैं ना, तो इसमें एक धागा है, ये धागा। इस धागे को जब हम और खोल करके देखते हैं तो हमें यहां पर कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसको आप सब जने जानते हो। आया, याद आया? ये क्या है? ये है डीएनए। लिखा है, देखो मैंने यहां डीएनए लिखा है ऊपर। ये है हमारा डीएनए। इस डीएनए का कोई खास भाग, कोई विशिष्ट भाग, मान लो ये वाला जो इस डीएनए का कोई भाग है, ये किसी ना किसी लक्षण को हमारे शरीर में कंट्रोल करता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो, ये जो मेरी आंख है ना, इसमें ये जो कलर है अंदर, ये जो इसको हम लोग बोलते हैं पुतली आंख की, आइरिस जिसको बोलते हैं, तो इसका जैसे मेरी आंख का कलर ब्राउन है, आपका हो सकता है ब्लैक हो, ब्लू हो, कुछ है ना, वो फिल्म स्टार्स उनके ब्लू हैं, किसी का ग्रीन है, पता नहीं लेंस लगाते हैं कि क्या है, लेकिन हाँ, जैसे मान लो वो कलर है, तो मान लो कि ये इतना सा जो डीएनए का हिस्सा है ना, इसमें ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रखी है, जानकारी, कि भैया आपकी जो आंख का कलर है ना, ये पुतली का, वो ये कलर होगा, ब्लू होगा या मान लो ब्लैक होगा। तो ऐसा कोई सा भी हिस्सा डीएनए का जो किसी न किसी लक्षण को नियंत्रित कर रहा है, किसी न किसी ट्रेट को डिटरमाइन कर रहा है, फिक्स कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीन बोलते हैं। अब आई क्या समझ में? जीन क्या है? भारी चीज है। हमारे अंदर कोशिकाएं हैं, वापस सुन लो एक बार, कोशिका है, कोशिका, उन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या है? गुणसूत्र हैं। उन गुणसूत्रों को जब खोल करके देखते हैं तो वो काहे के बने हुए हैं? डीएनए के। और भी चीज होती है इसमें, प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, लेकिन अभी नहीं। तो उनमें क्या है? गुणसूत्र हैं। फिर वो जो गुणसूत्र हैं, वो उनको जब खोल करके देखा तो वहां डीएनए है, उसके अंदर डीएनए है। उस डीएनए का भी कोई विशिष्ट भाग, देखो यहां लिखा है, उस डीएनए का भी कोई विशिष्ट भाग जो किसी न किसी लक्षण को क्या करता है? डिफाइन करता है या नियंत्रित करता है एक तरह से, वही क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। जीन शब्द हम बहुत बार काम में लेंगे हमारे चैप्टर में, और इसको समझना ही जरूरी है। समझ में नहीं आता है कहां, पूरा चैप्टर पढ़ लो फिर। तो अब अगला समझो, अगला शब्द अब आपको समझ में आ जाएंगे। मैं काम करता हूं, इसको यहां से मिटा करके फिर लिख देता हूं। तो देखो, अब है हमारे पास ये अलील। एलील और जीन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। समझना कैसे? मैंने आपको जीन समझा दिया क्या होता है। डीएनए का कोई खास हिस्सा होता है जो कोई ना कोई गुण को निर्धारित करता है। अब यहाँ पेंच क्या है, एक समझना, हमारे शरीर में जो गुणसूत्र है ना, वो जोड़े में है, एक अकेला नहीं है। मतलब समझना कैसे? ये वाला मान लो जो गुणसूत्र है, एक तरह से आप बहुत सरल शब्दों में समझो, हमें मम्मी से मिला है खूब सारे। मैं एक गुणसूत्र को लेकर के बात कर रहा हूं, क्रोमोसोम बोलते हैं इसको हम लोग, और इसी के सामने एक और है, ये वाला हमें पापा से मिला है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए दो ऐसे बनाते हैं, एक्स के शेप में इसको अपन बनाते हैं। ये अलग भी हो जाते हैं जब नए कोशिकाएं बननी होती है, नया जब जीव बनना होता है, तो वो आपको आगे बताएंगे। अब इसमें समझना, मान लो ये बीच वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे, और ये वाला हिस्सा है यहाँ पे। इन दोनों में ना सेम जानकारी है। भाई मान लो ये वाला किसी गुणसूत्र का हिस्सा हमारे शरीर में क्या निर्धारित कर रहा है? हमारे बालों का रंग निर्धारित कर रहा है। या कोई अगर जीव है, जैसे मान लो गाय है, तो उस गाय के शरीर में उसका कलर कैसा होगा? वो सफेद गाय होगी कि वो काली गाय होगी, या वो धब्बे धब्बे वाली होगी, वो ये निर्धारित कर रहा है। और उसी के शरीर में जो हमें मान लो हमारे पिताजी से जो गुणसूत्र का हिस्सा मिला है, जो जानकारी मिली है, तो वो वाला हिस्सा मान लो ये निर्धारित कर रहा है कि जो हमारे बाल हैं, मान लो कि जैसे मम्मी से हमें हमारे बालों का रंग भूरा मिल रहा है, पापा से हमें काला मिल रहा है, या वो जो गाय के जो पिताजी हैं उससे उसको मान लो शरीर का रंग काला मिल रहा है, और जो माताजी हैं उनसे सफेद मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी जीन है, ये भी जीन है, और खास बात यह है कि ये दोनों जीन
एक ही लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन बस बात इतनी सी है कि वो लक्षण है ना, उसके भी अलग अलग वेरिएशन है। जैसे वो शरीर का रंग है रंग, लेकिन काला होगा कि सफेद होगा, आंखों का रंग भूरा होगा कि काला होगा। समझ आ रही बात? है तो क्या वो जीन आंख के कलर को डिसाइड करने वाला, लेकिन उसमें भी फिर वेरिएशन। तो वो जो वेरिएशन है ना, वही क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। हिंदी में इसको युग्म विकल्पी कहते हैं, लेकिन हिंदी में भी इसको एलील ही लिखते हैं। ALLELE करके लिखते हैं इसको, हिंदी में भी एलील ही लिखते हैं। तो आप एलील ही ध्यान रखना। हालांकि ये हमारे आया नहीं है, लेकिन है तो सही, शब्द काम में नहीं लिया है, ये चीज समझाई है हमें, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। तो ये हुआ एलील। तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? किसी जीन का एक या अधिक संभावित रूप। कोई भी जीन है ना, अगर उसके दो रूप हैं, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, ऐसे 1000 उदाहरण बना सकते हैं अपन, लेकिन एक उदाहरण आपने यहां पर समझा। मुझे उम्मीद है ये क्लियर हुआ है आपको। इसके बाद ये दो जो मैंने आगे जो दोनों लिखे हैं, ये हमें चैप्टर में बहुत अच्छे से समझने हैं, तो इसको मैं अभी बहुत ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूं आपको, बस बहुत बेसिक बता रहा हूं। जैसे दो तरह के लक्षण हैं जो हमें अपने पूर्वजों से मिल रहे हैं, मम्मी पापा से मिल रहे हैं। हर को, एक पेड़ को वो जिस बीज से बना है उससे, जो बीज जिस पेड़ से बना है उसको उससे मिल रहा है। जो भी जानवर हैं उनको अपने माता पिता से वो लक्षण मिल रहे हैं, हमें अपने माता पिता से वो लक्षण मिल रहे हैं। तो वो लक्षण जो है ना, वो दो तरह के हमने मुख्य रूप में बांटे हैं। हमने मतलब नहीं, मेंडल ने बांटे हैं, तो मेंडल के वक्त इनको बहुत अच्छे से समझना है। तो पहला लक्षण हमने लिखा है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या है? कि अगर हम दो अलग तरह के लक्षण रखने वाले जीवों से एक संतान उत्पन्न करवाएं। जैसे कि अगर मैं उदाहरण लूं, हमारे मान लो हमारी गली में कोई दो कुत्ते हैं, ठीक है। उन कुत्तों का जब कोई शारीरिक संबंध स्थापित हुआ, तो एक कुत्ते का जो कलर है वो मान लो ब्लैक है, और जो दूसरा है कुत्ता उसका कलर है व्हाइट। तो जब उनका शारीरिक संबंध स्थापित हुआ और नया बच्चा जब पैदा हो रहे हैं, नए बच्चे खूब सारे जब पैदा हो रहे हैं, तो हमें मान लो ये देखने को मिला कि जो सारे बच्चे हैं वो सारे काले कलर के हैं, लेकिन वो उनकी माता जी जो यहाँ थे या जो पिताजी, वो एक तो सफेद थे। तो वो सफेद रंग कहां गया फिर? यहां पे काला रंग जो है वो कैसा है? प्रभावी है, वो डोमिनेंट, वो दिख रहा है भाई, वो ही दिख रहा है केवल, और कुछ दिख ही नहीं रहा। तो ऐसे लक्षण को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रदर्शित कर पाता है। ये F1 पीढ़ी मैंने यहां पर क्यों लिखा है, ये मैं आपको आगे धीरे धीरे समझाऊंगा, लेकिन आप बस ये समझो कि पहली पीढ़ी, अलग अलग लक्षण रखने वाले जीवों के जो शारीरिक संबंध स्थापित हो रहा है, उनसे जो पहली पीढ़ी प्राप्त हो रही है उसको हम F1 पीढ़ी बोलते हैं। वैसे तो बाकी और आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। दूसरा लक्षण कौन सा है? अप्रभावी लक्षण। जो मैंने आपको उदाहरण दिया उसमें अप्रभावी लक्षण कौन सा है? उस कुत्ते के शरीर का रंग सफेद होना, जो कि नहीं दिख रहा ना। तो यहां पर क्या लिख रहे हैं अपन कि ये है वो वाला लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होता है। और इसको थोड़ा सा खैर और भी समझाते हैं हम लोग कि ये जो लक्षण है प्रभावी लक्षण के सामने होता है, और क्योंकि ये प्रभावी लक्षण के सामने अपनी दादागिरी चला नहीं पाता है, तो ये प्रदर्शित नहीं होता है। ऐसे नहीं दादागिरी वादागिरी नहीं लिखेंगे अपन तो बस ये बोलेंगे कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण के सम्मुख उपस्थित होता है, लेकिन अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो वो कौन सा लक्षण है हमारा? अप्रभावी लक्षण, या जिसको इंग्लिश में बोलता है रिसेसिव ट्रेट, या इन शब्दों की जगह आप देखोगे एक शब्द और लिखा हुआ होता है कैरेक्टर। तो वो अभी आप समझ लीजिए इंटरचेंजेबली, लेकिन फर्क तो है, छोड़िए खैर उसको। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से आज का लेक्चर जो है समझ में आया है। अपन जल्दी से मिलते हैं अगले लेक्चर में और इस चैप्टर के अंदर गहरी डुबकी लगाते हैं। तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, हम तक अपनी बात पहुंचाइएगा कि आपको ये पढ़ करके आज का लेक्चर कैसा लगा है। धमाकेदार मजा आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन आ चुकी है, अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें संडे टू संडे फ्री टेस्ट भी होते हैं, तो वो भी देना ज़रूरी है आपके लिए, बोर्ड में आपके बहुत अच्छे अंक लाने के लिए। और साथ ही साथ कोई भी अगर दिक्कत है ना, तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, और लर्न एंड शेयर के परिवार से जुड़े रहो। बाय बाय।